Hello dear students, myself गौरव सक्सेना एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर एजुकेशनल ऐप। चलिए तो आज बात करने वाले हैं हम लोग अपनी फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है ना। देखिए आपकी जो फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है कि इसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में समझने वाले हैं। हमारी जो फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई है, प्रेशर को डिस्क्राइब करती है। अब प्रेशर किसका है? ऑस्मोटिक। अब ये ऑस्मोटिक क्या है हम इसको समझते हैं पहले। यानी हमें सबसे पहले समझना होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोटिक वर्ड यानी ऑस्मोटिक का मीनिंग क्या होता है। तो ये ऑस्मोटिक का मीनिंग हमारा जो ड्राइव होता है वो वर्ड होता है ऑस्मोसिस से। यानी ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या है? ये खुद में एक तरीके से हम कह सकते हैं एक फिनोमिनन है या फिर एक प्रोसेस है। अब ये फिनोमिनन या फिर प्रोसेस की जो बात करते हैं ऑस्मोसिस, ये क्या है इसको समझते हैं पहले, फिर हम समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना। देखिए जो ऑस्मोसिस है इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले बाय एक्सपेरिमेंटली आप कह सकते हैं, या फिर एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और उसको ऑब्जर्व किया और जो हमें थीम मिलकर सामने आई हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए ऑस्मोसिस को सबसे पहले स्टडी करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका नाम था एबे नॉलेट, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जो ऑब्जर्व किया था इन 1748 में क्या किया था उन्होंने ऑब्जर्व किया था। इस बात को ध्यान रखना, एबे नॉलेट इन 1748 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया था। इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है हमारी उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि इसमें ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला इक्विपमेंट जो हम लोग यूज करते हैं वो सिंपल एक टैंक के बारे में बात करते हैं। एक हम टैंक लेते हैं, सेकेंड हम लोग लेते हैं स्टिल फनल, एंड जो थर्ड होता है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसका मेन वर्क होता है इस पूरी प्रोसेस के अंदर, इसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग एसपीएम। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में, यानी सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा यही है तो सबसे पहले इसको ही समझते हैं। ठीक है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में अगर बात करें ये क्या है? ये एक सिंपल मेम्ब्रेन होती है हमारी, सिंपल मेम्ब्रेन होती है जो कि काफी ज्यादा ही कैसी होती है, थिन होती है, जिसमें क्या होता है एक नेटवर्क होता है, एक जाल बिछा होता है किसका? नेटवर्क ऑफ पोर्स, जो कैसे होते हैं हमारे माइक्रो सब होल्स, माइक्रो सब होल्स यानी बहुत ज्यादा ही छोटे छोटे होल्स क्रिएट होते हैं इसके अंदर, होल्स बने होते हैं, यानी छोटे छोटे बहुत पोर्स होते हैं। आप ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में जो स्किन होती है, इस स्किन में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से क्या निकलता है हमारा जो पसीना होता है, जो पसीना बाहर आता है, ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं इसी पोर्स से बनकर एक नेटवर्क बनता है। यानी पूरी जो हमारी खाल है यानी जो हमारी पूरी स्किन है वो स्किन एक तरीके से वर्क करती है हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। बात समझ में आ गई। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसे हम लोग बात करते हैं ये हमारी प्लांट में भी देखने को मिलती है, यानी जो प्लांट होते हैं हमारे उसमें भी देखने को मिलती है, एनिमल्स जो ब्लैडर होते हैं उसमें भी देखने को मिलती है, हमारी जो स्किन है वो भी एक तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी काम करती है। और काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने देखा है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किस तरीके से वर्क करती है। अभी हम आगे के टॉपिक में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में और बात जानेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस किस सब्सटेंस के अंदर हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। फिलहाल समझते हैं कि हमारा जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो क्या फंक्शन करती है, यानी उसका फंक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। हमारा जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो कि एक सिंपल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग कभी कभी यूज करते हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन, पेपर भी लगा सकते हैं
क्योंकि पार्चमेंट मेम्ब्रेन पेपर यानी एक पेपर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो सब होल्स यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, उस पेपर को बोलते हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन पेपर। क्लियर। अब इस पेपर में यानी इस जो होल्स में जो होते हैं उस होल्स के थ्रू, यानी इस होल्स के थ्रू केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही यहाँ से पास आउट हो सकते हैं, यानी कि ये पास आउट हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करते हैं सॉल्यूट के तो ये पास आउट नहीं कर सकते, केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही क्या होंगे, पास आउट होंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कभी भी पास आउट नहीं होते हैं। ऐसे ही मेम्ब्रेन को हम लोग यूज करने वाले हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब समझ लिए, सेमी का मतलब परमिएबल मेम्ब्रेन की अगर बात करें, केवल परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसे हम लोग हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं झिल्ली। झिल्ली मतलब जैसे हमारी खाल, जैसे हमने स्किन ले लिया। अब परमिएबल मतलब जिसे परमिट करती है, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो परमिट करती है क्या, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक साइड से दूसरे साइड में अगर जाना है और बीच में मेम्ब्रेन लगी है तो उसको परमिट करती है कि यहाँ वाला मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को पास आउट करके इस तरफ चला जाए, तो उसे बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। अब परमिएबल मेम्ब्रेन के आगे मैंने क्या वर्ड लगा दिया, सेमी परमिएबल, यानी सेमी परमिएबल का मेम्ब्रेन का मतलब हो गया कि यहाँ पर सेमी यानी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नहीं आएंगे। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही पास आउट होंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पास आउट नहीं होंगे। ये काम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर मैं एक सिंपल मेम्ब्रेन लेता हूँ या फिर क्या कह सकता हूँ परमिएबल मेम्ब्रेन लेता हूँ, तो हम यहाँ पर हमने बात नहीं की है कि सेमी के बारे में बात नहीं की है, तो इसका मतलब है कि सिंपल परमिएबल मेम्ब्रेन लेंगे तो वहां पर आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी पास आउट हो सकते हैं, यानी दोनों। लेकिन दोनों का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वर्ड मेरा सामने आता है सेमी परमिएबल, यानी सेमी लग गया है, तो ये कन्फर्म है कि यहाँ पर हम जो सॉल्यूट लेंगे उनका साइज क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, बिगर होगा, लेकिन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का जो साइज होगा वो हमेशा छोटा ही होगा, इतना छोटा जो इजिली यहाँ पर होल्स से क्या हो जाए, पास आउट हो जाए, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स इजिली पास आउट ना हो पाए। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। अब समझते हैं कि हमारी थिस्टल फनल क्या होती है। आप थिस्टल फनल को, जो सिंपल फनल होती है हमारी बिल्कुल वैसी ही होती है, इस तरीके से उसका डायग्राम होता है। यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से फनल टाइप का, बीकर टाइप का आप जैसे समझ लीजिए। बीकर थोड़ा फनल, बीकर तुम्हारा क्या सिंपल ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो फनल में क्या होता है, इस तरीके से होता है। यहाँ पर इसके बॉटम पार्ट में क्या होता है, बॉटम पार्ट जो हमारा होता है वो एक तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ही क्या करता है, वर्क करता है। यानी यहाँ पर एक तरीके से इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो एक तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ही वर्क करेगा। ऐसी फनल को हम लोग बोलते हैं थिस्टल फनल। बात समझ में आ गई। टैंक के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर हमने जिस इक्विपमेंट की बात की थी, इक्विपमेंट ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस या फिर एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये हमारा क्या हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है ना। इसमें हम टैंक का यूज करने वाले हैं, थिस्टल फनल का यूज करने वाले हैं, और एक तरीके से कह सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज कर सकते हैं। या फिर आप ये यूज कर लो जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑलरेडी लगी होगी, या फिर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो आप इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम समझते हैं कि किस तरीके से ये वर्क होता है और किस तरीके से हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक टैंक लिया हुआ है, इस टैंक के अंदर मैंने वाटर को फिलअप किया हुआ है। यहाँ पर एक थिस्टल फनल रखी हुई है और थिस्टल फनल के अंदर हमने प्रेजेंट किया हुआ है शुगर सॉल्यूशन। यहाँ पर ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन। ये हमारा क्या है, वाटर। तो ये हमारा क्या है, एक सिंपल टैंक, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, थिस्टल फनल। इसे शॉर्ट में थिस्टल TF लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में फिलहाल के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो भरा हुआ है हमारा वो है शुगर सॉल्यूशन, और ये हमारा क्या है, वाटर, ठीक है ना।
अब देखिए ये इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज मतलब मैंने एक टैंक लिया, उसमें ऑलरेडी वाटर फिल था, मैंने एक ट्विस्टेड फनल लिया जिसमें मैंने शुगर सॉल्यूशन भर दिया है और उस फनल को मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर तुम्हारा ये क्या है, वाटर प्योर फॉर्म में है, ये हमारा क्या है, प्योर वाटर है। शुगर सॉल्यूशन क्या है, शुगर सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, इसमें शुगर भी है प्लस वाटर भी प्रेजेंट है। वाटर क्या है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है और शुगर क्या हमारा सॉल्यूट, यानी शुगर हमारा है सॉल्यूट, वाटर हमारा क्या है यहाँ पर फिलहाल सॉल्वेंट। क्लियर। तो मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ पर जो सेमी परमेबल यानी कि यहाँ पर जो ये जो फनल का जो लास्ट बॉटम पार्ट है ये एक तरीके से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, धीमे धीमे इसके अंदर एंटर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल ही क्या कर सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं। सवाल ये भी बनता है कि यहाँ पर भी वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ये बाहर क्यों नहीं आए, ये ही अंदर क्यों गए। तो इसका हम बात करेंगे क्योंकि यही हमारा क्या है, रिजल्ट है। क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे थे ऑब्जर्वेशन और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर से इधर नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल इधर से इधर जाने शुरू हुए, वाटर के मॉलिक्यूल इसमें जाना शुरू हुए तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर की मॉलिक्यूल्स जैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ेगा और धीमे धीमे क्या होगा, वॉल्यूम धीमे धीमे ऊपर की तरफ क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है ना, वॉल्यूम जब राइज करेगा तो क्या होगा, इनिशियल स्टेज हमारी ये थी, ये हमारी फाइनल स्टेज। और फाइनल स्टेज में हमने क्या देखा कि वाटर का मॉलिक्यूल यानी कि जैसे जैसे प्रेजेंट होता गया और शुगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता गया तो उससे क्या हुआ, इससे उसका जो सरफेस का लेवल है वो लेवल क्या हो गया, एक राइज कर गया, एक एच डिस्टेंस तक, एक एच डिस्टेंस क्या कर गया, राइज कर गया। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हुई, हमारी ऑब्जर्वेशन हुई कि हमारे पास एक प्योर वाटर रखा था यानी कि सॉल्वेंट रखा था हमारे पास, और एक रखा था सॉल्यूशन जिसके अंदर भी वही सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि यहाँ पर प्योर कंपोनेंट हमारा था, वो प्योर कंपोनेंट का जो सॉल्वेंट है वहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वहाँ के मॉलिक्यूल्स स्टार्ट हुए एंटर करना और धीमे धीमे क्या हुआ, अंदर जो सॉल्यूशन रखा हुआ था उसमें उन्होंने मिक्स होना शुरू किया और क्या हुआ, एक टाइम के बाद शुगर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम बढ़ गया जिससे क्या हुआ, उसका लेवल भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इससे ये क्लियर हो गया कि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ से अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद हमने देखा कि इसी प्रोसेस को बोलते हैं, किस प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस क्या है, एक तरीके से फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पास आउट करते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर। अब इन्होंने इस तरह से एग्जाम्पल लिया, आप इसे ऐसे भी ले सकते थे। मैं क्या करता, एक टैंक लेता, इस टैंक के बीचों बीच मैंने क्या किया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फिट कर दी है, यानी इस तरह से मैंने क्या किया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर फिट कर दी। ठीक है ना, सेमी परमेबल यानी ये काम करेगी एक एसपीएम के थ्रू। यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो है शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन है तो ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पर भी शुगर सॉल्यूशन था तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर इसको यहाँ वाटर प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर क्या हमारा प्योर वाटर है, ये हमारा है प्योर वाटर, ये प्योर वाटर है क्योंकि ये शुगर सॉल्यूशन है। तो ये तो क्लियर होगा, शुगर सॉल्यूशन है तो वाटर के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन शुगर सॉल्वेंट प्रेजेंट होंगे जिससे क्या होगा, वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है कंपैरिजन इसके, यानी इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम, यानी इसकी कंसंट्रेशन लो है, इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, हाई। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहाँ पर क्या होता है कि जो लो, यानी यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ लो कंसंट्रेशन और ये क्या है इसकी हाई कंसंट्रेशन। बात समझ आ रही है। तो आपने क्या देखा था, यहाँ पर भी आपने देखा कि लोअर कंसंट्रेशन से वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। बिल्कुल यही हमने देखा, हमने इस तरह से सेट किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हुए, प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर जाना क्या हो गए, शुरू हो गए। और कहाँ से जा रही हैं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ।
बात समझ में आ गई। तो हमारी थ्योरी क्या बनती है ऑस्मोसिस की, यानी ऑस्मोसिस को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं एक प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जब कोई प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास आउट होते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू द सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। क्लियर। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। आपने यहाँ देखा लोअर टू हायर, अभी भैया लोअर मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तो जीरो समझ लीजिए कि यहाँ पर अभी कंसंट्रेशन एक तरीके से क्या है, जीरो ही तो है, क्योंकि यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन यानी कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल थे यानी एन की वैल्यू कितनी, जीरो है, तो सी भी क्या हो गया हमारा जीरो, यानी यहाँ तो कंसंट्रेशन बिल्कुल ही लो है यानी जीरो तक है, और यहाँ कंसंट्रेशन क्या कुछ ना कुछ है। अगर मैं क्या करूँ, एक डिफरेंट कंटेनर लेता हूँ, मैंने अनदर टैंक लिया, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर भी मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही लगा दी, देखिए ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, शुगर सॉल्यूशन, और यहाँ पर भी क्या है, शुगर सॉल्यूशन ही प्रेजेंट है। समझ रहे बात को। इसकी कंसंट्रेशन C1, इसकी कंसंट्रेशन क्या है C2, ठीक है ना। इसकी कंसंट्रेशन कैसी है C1 और उसकी C2। अब यहाँ पर मैंने कहा कि C1 इज लेस देन C2, यानी C1 की कंसंट्रेशन कैसी है, लो, यानी ये है लोअर, ये कैसी कंसंट्रेशन हाइयर, बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है ना, लोअर टू हाइयर। यहाँ पर आपने देखो क्या देखा था, यहाँ पर जिसकी कंसंट्रेशन जीरो थी तो वहां से वाटर के मॉलिक्यूल किसकी तरफ जा रहे थे, जिसकी कंसंट्रेशन हाई थी, यानी लोअर टू हाइयर। तो अगर मैं डिफरेंट कंटेनर लेता हूँ तो यहाँ से मुझे इजीली क्या होता समझ में आता है कि यहाँ पर जिसकी कंसंट्रेशन कम थी वहां से क्या हुए, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होने लगे, निकलने लगे, यानी कि जाने लगे किसकी तरफ, जाने लगे हाइयर कंसंट्रेशन के साइड में। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने एक थ्योरी और देखी कि ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल या फिर कह सकते हो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास आउट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाइयर कंसंट्रेशन। यानी ऑस्मोसिस हमें मीनिंग समझ में आ गया। आप उसे ऑस्मोसिस को ऐसे भी कह सकते हैं कि जब प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन की तरफ क्या करते हैं, टुवर्ड्स जाते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, या फिर आप ऐसे कह दो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो लोअर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, वो यानी कि वो मूव करते हैं टुवर्ड्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस प्रोसेस। क्लियर। तो आप इसको डायग्राम को बना सकते हैं, इसके बारे में आपको बता ही दिया। यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दोनों शुगर सॉल्यूशन थे, यहाँ पर तो क्या प्योर वाटर ये था, यहाँ पर आपने देख लिया। तो ये तीनों डायग्राम आप बना लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। क्लियर। देखिए यहाँ पर हमने डेफिनेशन बताई है ऑस्मोसिस की। जो हमने पहली डेफिनेशन बनाई है वो क्या होगी, द फिनोमेनन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। ध्यान रखना, प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। क्लियर। हमारी फर्स्ट थ्योरी हो गई। सेकेंड थ्योरी आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इन केस इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट कंसेंट्रेशन। अगर दो डिफरेंट कंसेंट्रेशन की बात करते हैं उसकी अकॉर्डिंग बात करें ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में तो क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है ना। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अ फिनोमिनन in such it is a phenomenon in case the solvent molecules move from lower solute concentration to higher solute concentration called as osmosis process। क्लियर। ये तो बात होगी हमारी ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में जो हमारा है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है, यहाँ पर आप इसको समझिए। जिस बच्चे ने 11th क्लास के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा होगा वहाँ पर हमने देखा था जो गैसेस के बारे में एक थ्योरी आई थी, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यानी डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, डिफ्यूजन का मीनिंग भी होता है सॉल्वेंट के या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का क्या करना, पास आउट करना।
अब पास आउट करना मतलब यहाँ पर सॉलिड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो भी डिफ्यूज होते हैं, यानी कि स्प्लिट करते हैं, फैलना शुरू करते हैं। ऐसा एग्जांपल समझिए, जैसे कि मेरे पास एक परफ्यूम है, उस परफ्यूम के बटन को मैं क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो क्या होगा, उसके जो माइक्रोपोर्स यानी होल्स होता है, जिसमें से क्या होता है, जो हमारे अंदर जो परफ्यूम जो हायर कंसेंट्रेशन में भरा हुआ था। यानी अगर मैं एग्जाम्पल समझाऊँ, सपोज करो, ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं खैर मेरी, यहाँ पर एक छोटा सा पोर्स बना हुआ है, यानी ये हमारा क्या है, छोटा सा पोर्स है, और यहाँ पर इसका क्या है, बटन है, ये हमारा क्या है, बटन। इसको मैं जैसे क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो जैसे प्रेस करूंगा तो इसके अंदर क्या होंगे, एक लिक्विड फॉर्म में भी हमारे पास परफ्यूम भरा होगा, और थोड़ा सा क्या होगा, वेपर फॉर्म में। ये क्या है हमारा, वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म ऑफ परफ्यूम, और ये क्या हमारा, लिक्विड फॉर्म ऑफ परफ्यूम। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, स्पोर्स के थ्रू क्या करेगा, बाहर निकलेगा और स्प्लिट कर जाएगा पूरे आपके कमरे में, या फिर जितना भी सराउंडिंग आपका है। जैसे ये कमरा है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस स्प्रे को क्या करता हूँ, दबाता हूँ, इसके बटन को प्रेस करता हूँ, तो क्या होगा, तो जो माइक्रोपोर्स यहाँ प्रेजेंट होगा उसके थ्रू क्या होंगे, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स जो कि वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। पास आउट होकर वो क्या करेंगे, स्पीड करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर भी इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन हमने क्या देखा, डिफ्यूजन में हुआ कि ये हायर कंसंट्रेशन था ये, और जबकि यहाँ पे कमरे में क्या है, वहां पर तो परफ्यूम प्रेजेंट है नहीं, तो वो कैसा हो गया, लोअर कंसंट्रेशन। तो ये आपका क्या है, लोअर। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों का काम एक जैसा ही है, बस डिफरेंट क्या है, यहाँ पर ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की नीड होती है, जबकि हमें यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस में नीड नहीं होती है। ऑस्मोसिस में हमारा जो मॉलिक्यूल होता है, सॉल्वेंट का ही मॉलिक्यूल पास आउट होता है, सॉल्यूट का प्रोसेस यानी सॉल्यूट का मॉलिक्यूल पास आउट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा कि यहाँ पर जो होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर लोअर टू हायर, क्या देखा मैंने, लोअर टू हायर की तरफ क्या होता है, मूव करता है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हायर टू लोअर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, डिफरेंस हो गया हमारा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। बता इसलिए दिया कि कुछ बच्चों को यानी कि बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बनते भी हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, एक तरीके से मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट होता है तो किस डायरेक्शन से किसकी तरफ होता है, तो इसको समझने के लिए हमने से समझा दिया। ठीक है ना। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में, इसलिए मैंने बता दिया। तो आप इसको नोट कर लीजिए दोनों थ्योरीज को, चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं। हम यहाँ पर अगली बार बात करने वाले हैं यहाँ पर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के डिफरेंस के बारे में। इसको समझ लेते हैं एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं कि ऑस्मोसिस को हम लोग कैसे और समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने डिफरेंसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है ना। ऑस्मोसिस में देखिए आप, ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा था, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मीनिंग क्या है हमारा कि यहाँ पर जो प्रोसेस होगी वो एसपीएम के थ्रू होगी, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एसपीएम के थ्रू क्या करेंगे, पास आउट करेंगे, मूव ऑन करेंगे, जबकि यहाँ पर नो नीडेड ऑफ एसपीएम, यानी डिफ्यूजन में हमें एसपीएम की जरूरत नहीं है। इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, जैसा आपने देखा केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे, जबकि यहाँ पर बोथ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कैन मूव, यानी यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, इन ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर जस्ट अपोजिट था, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये क्या है हमारा, प्योरली डिफरेंसेस हमारे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो ऑस्मोसिस होती है वो हर एक प्रोसेस यानी हर एक सॉल्यूशन के लिए काम नहीं करती है। मैंने आपको अभी बताया था कि सॉल्यूट का साइज क्या होना चाहिए, आपके माइक्रो सब होल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर सॉल्यूट का साइज छोटा होगा तो क्या होगा, वो पास आउट कर जाएगा। तो
ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उन्हीं सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें सॉल्यूट का पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो उस होल से क्या होना चाहिए, बड़ा, जिससे कि वो उसे पास आउट ना कर सके। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये क्या है, एक तरीके से लिमिटेड है। जबकि बात करें डिफ्यूजन में क्या होंगे, वो किसी भी टाइप की वेपर्स हैं वो इजीली क्या हो जाएंगी, पास आउट हो जाएंगी। यानी कि बात करते हैं गैसेस में तो बहुत कॉमन है, और एज वेल एज लिक्विड में भी क्या है, कॉमन है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, स्प्लिट कर देंगे, डाल देंगे। यानी गिलास में पानी भरा था, मैंने जमीन पे डाल दिया तो क्या होगा, वो भी अगर थोड़ा सा कैसा होगा, थोड़ा सा स्लोप होगा उसमें, तो इजीली क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इजीली स्प्लिट करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? देखिए बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए कि जो आपके मेन टॉपिक, यानी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, यहीं से इस पॉइंट को भी समझते हैं। इस प्रोसेस को अगर हम बात करें, ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम स्टॉप यानी रोक भी सकते हैं, हम इसे क्या कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। जबकि इसको स्टॉप या फिर रिवर्स नहीं किया जा सकता। यानी एक बार परफ्यूम के बटन को हमने क्या किया, दबाया, परफ्यूम बाहर निकला, तो निकलने के बाद हमारे पास अब कोई प्रोसेस नहीं है कि उसको वापस से हम उसके अंदर भर सकें, ठीक है ना, या फिर निकलते वक्त को क्या कर सकते हैं, बाहर निकला उसको वहीं रोक दें, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसे प्रोसेस नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग स्टॉप या फिर रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जबकि इसको हम लोग स्टॉप और रिवर्स कर सकते हैं। किसके थ्रू? बाई अप्लाइंग प्रेशर। यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की तरह बिहेव करेगा। यही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है ना। तो अप्लाइंग प्रेशर किस तरफ लगाना है प्रेशर, हमारे पास सॉल्यूशन में क्या था, कंटेनर में उस टैंक के दो पार्ट थे, जिनमें एक हमारा लोअर कंसंट्रेशन भरा था एंड सेकंड पार्ट में हायर कंसंट्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे हायर कंसंट्रेशन की साइड की तरफ। क्यों करेंगे, किसकी जरूरत पड़ेगी, तो अभी हम बात करने वाले हैं। फिलहाल समझ में आ गया कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में ये हमारे डिफरेंसेज हैं। इसमें लास्ट पॉइंट में हमने देखा कि इस प्रोसेस को हम लोग स्टॉप और रिवर्स नहीं कर सकते हैं, जबकि ऑस्मोसिस को हम लोग स्टॉप और रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके, किस तरफ, हायर कंसंट्रेशन की साइड की तरफ, ठीक है ना। अब हम लोग इसको समझने के बाद अब समझने वाले हैं कि एक्चुअल में ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। और उससे पहले एक एग्जांपल के बारे में बात करेंगे जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को ही क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल की तरफ। एक तरीके से ऐसे आप एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस। यानी एक तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट ही है हमारा। यहाँ पर भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिया, एक सिंपल एग लिया, ये हमारा नॉर्मल एग है, ये हमारा कैसा है, नॉर्मल एग है, जिसे मैंने कंटेनर में रखा हुआ था। अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर पुट कर दिया, क्या हमने डाल दिया, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl इसमें क्या कर दिया, भर दिया। ये हमारा क्या है, डाइल्यूट HCl है। अब डाइल्यूट HCl का काम क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने इसे डाइल्यूट HCl में पुट किया तो क्या हुआ, इस अंडे का जो हार्डर पार्ट था, हार्डर पार्ट क्या हो गया, वो पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। यानी अभी भी साइज का जो हमारा एग का साइज वो अभी भी नॉर्मल है, बस अंतर क्या आया, डिफरेंस ये आया कि जो उस एग का जो हार्डर पार्ट होता है ऊपर, उस पार्ट को हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट HCl के थ्रू हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्योंकि हार्डर पार्ट होगा तो उसमें से हमारे ऑस्मोसिस कुछ दिखेगी ही नहीं, इसलिए हमने उसके हार्डर पार्ट को रिमूव किया। तो आप क्या देखते होगे, आपने देखा होगा जनरली लोगों ने, जो हम लोग अंडा जो उबालते हैं, जब उसके हार्डर पार्ट को रिमूव करते हैं तो उसके अंदर एक पतली सी थिन एक क्या होती है, एक पन्नी टाइप की कुछ लगी होती है। वो पन्नी क्या होती है, वो पन्नी एक तरीके से उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही काम करती है। बात समझ में आ रही है, वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है, ठीक है ना, हार्डर पार्ट को रिमूव करने के बाद। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अब हार्डर पार्ट को जब हमने रिमूव किया तो क्या हुआ, अब इसके ऊपर एक कवर अप था। किसका कवर अप था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी इसके ऊपर भी कवर अप था एक तरीके से। ये किसकी कवर है, ये हार्डर पार्ट रिमूव किया तो हमने देखा क्या, यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनी हुई डॉट डॉट डॉट, और ये क्या हमारा एक तरीके से हार्डर पार्ट, ये हमारा क्या है, हार्डर पार्ट, और ये डॉट 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 वाली जो लाइन है वो हमारी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो
इस पार्ट को मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, रिमूव कर दिया बाई डाइल्यूट HCl, यानी हमने से डाला ये अब मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा क्या हो गया, अलग होने लगा, नहीं टूट ब्रेक सा हो जाएगा लगभग हल्का सा। इसे हम लोग क्या करेंगे, बाद में निकाल लेंगे, और निकालने के बाद क्या रह जाएगा, उसके ऊपर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रह जाएगी, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, अब हमें क्या करना होगा कि अब इस अंडे को जिसका हमने हार्डर पार्ट निकाल दिया है, इस एग को हम लोग 2 डिफरेंट कंटेनर में एक एक करके रखेंगे। यानी कि हम ऐसे 2 अंडे लेंगे, 2 अंडे यूज करेंगे जिसको हम लोग डाइल्यूट HCl में पुट करेंगे। अब इसमें से एक अंडे को मैंने क्या किया, एक अंडे को हमने प्योर वाटर में पुट कर दिया। क्या कर दिया, प्योर वाटर के अंदर पुट कर दिया। ये हमारा क्या है, प्योर वाटर, ठीक है ना। और एक तरफ हमने इसमें रख दिया क्या, ये हमारा जो है वो है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या है, हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। प्योर वाटर है तो उसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, लगभग 0 ही होगी, जबकि सॉल्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 से ज्यादा, यानी इससे तो ज्यादा ही होगी। यानी कि प्योर वाटर कंसंट्रेशन C1 अगर है और सॉल्ट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन C2 है, तो हमें क्या मिल गया, C1 C2 में C2 क्या है, ज्यादा है। इस बात को आप नोट करके याद रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जब मैंने इसे प्योर वाटर में रखा तो कुछ मिनट के बाद, आफ्टर फ्यू मिनट्स के बाद हम क्या रिजल्टेंट देखते हैं। दोनों को जब हमने कुछ फ्यू मिनट के बाद देखा तो क्या देखा कि यहाँ पर जो अंडा था, लाने पर जो एग था वो क्या कर गया, वो कर गया स्वेल, जबकि यहाँ पर यानी सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा हुआ एग क्या कर गया, वो एग कर गया श्रिंक। ये प्रोसेस देखने सबसे अजीब लगी हमें। हमने जब इस एग को, जिसका हार्डर पार्ट रिमूव हो चुका था, उन दोनों एग्स को मैंने क्या किया, एक बार प्योर वाटर में रखा, दूसरे को मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा। तो मैं क्या देखता हूँ, कुछ मिनट के बाद आफ्टर फ्यू मिनट्स मैंने देखा कि जिसे हमने प्योर वाटर में प्रेजेंट रखा हुआ था उसमें क्या हुआ, वो स्वेल कर गया। स्वेल करने का इन द सेंस क्या हो गया, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स एग के एंटर कर गए, एग के अंदर क्या कर गए, एंटर कर गए अंदर, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर क्या हुआ, इस एग के अंदर जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी चीज होगी, जब लगभग वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा वो क्या कर गया, बाहर आ गया और सॉल्यूशन में आकर मिल गया, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन में। किसके थ्रू, इसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू, इसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्या करेंगे, पास आउट कर गए। हम जानते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, लोअर टू हायर, यही चलता है हमारा क्या, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर भी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, लोअर टू हायर। अब लोअर कहाँ है, यहाँ, हायर कहाँ है, यहाँ। यानी क्या हुआ, यहाँ पर एक तरीके से कंसंट्रेशन इनसाइड द एग इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर। थोड़ा छोटा लिख लिया है, आपसे समझ लीजिए, ठीक है ना। प्योर वाटर। बात करते हैं इस तरफ, तो यहां पर हम बात करेंगे, तो यहां पर हमने देखा क्या, कंसंट्रेशन इनसाइड द एग इज लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। कैसे, क्योंकि मुझे मालूम है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल किस तरह पास करता है, लोअर टू हायर की तरफ। यहाँ पर क्या हुआ, अंडा एग स्वेल कर गया। स्वेल करने का मतलब क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स एग के अंदर एंटर कर गए। यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इनका जो कंसंट्रेशन था वो कैसा था, लोअर था, क्योंकि इसका था हायर। तो क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर कर गया, जिससे वो क्या हो गया, होगा, स्वेल कर गया होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर हमने देखा श्रिंक करने का मतलब क्या है, छोटा होने का मतलब क्या है, जो एग के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, वो बाहर आ गए, जिससे क्या होगा, एग श्रिंक कर गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एग के अंदर का जो कंसंट्रेशन था सॉल्ट सॉल्यूशन की कंपेरिजन क्या है, उसका कंसंट्रेशन कम था। तो ये तो क्लियर है कि ऑस्मोसिस हमेशा क्या होता है, लोअर टू हायर। तो ये क्लियर हो गया कि एग के अंदर जो हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो लोअर है कंपैरिजन सॉल्ट सॉल्यूशन के। क्योंकि प्योर वाटर के कंपैरिजन देखा जाए तो प्योर वाटर के कंपैरिजन इसका कोई कंसंट्रेशन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एंटर कर गए। यानी कि इसका कंसंट्रेशन कैसा, हायर है, कि वाटर हमारा क्या है, लोअर। यहाँ पर क्या देखा, इसका लोअर का हो गया और इसका सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है, हायर।
तो लोअर टू हायर में क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एग से बाहर आ गए और क्या हो गया, वो श्रिंक हो गया। यानी इस डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए हमने समझा कि एग हमारा किस तरीके से, एग के ऊपर एक जो पन्नी लगी होती है हार्डर पार्ट के अंदर की तरफ, वो कैसी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। और इसमें भी हम लोग ऑस्मोसिस प्रोसेस को देख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स को भी क्वेश्चन बोर्ड पूछेगा कि व्हाट हैपन व्हेन अ नॉर्मल एग विच इज रिमूव्ड बाय क्या कहते हैं, डाइल्यूट HCl, मतलब कि विच यहाँ पर उसका हार्डर पार्ट क्या कर दिया, रिमूव कर दिया जाए डाइल्यूट HCl के थ्रू, तो क्या होगा, जब हम उसे क्या रखेंगे, प्योर वाटर में पुट करेंगे तो क्या होगा, या फिर सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, और क्यों होगा, क्या होगा, इसमें रखेंगे तो बोलेंगे स्वेल होगा, क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि हम तब बोलेंगे कंसंट्रेशन इनसाइड द एग इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर। ये एक तरीके से हमारा रीजन है, ये हमारा क्या है, रीजन है क्वेश्चन का। और रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट ये है हमारा स्वेल और श्रिंक। ध्यान रखिए, इस तरह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे बोर्ड के अंदर, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि हमारा एक्चुअल में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको ऐसे समझते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टैंक लिए हुए हैं, इस टैंक के इस वाले पार्ट में मैंने भरा हुआ है प्योर सॉल्वेंट, चाहे वो वाटर के लिए आप कह सकते हो, यहाँ पर भरा हुआ है सॉल्यूशन, यानी शुगर सॉल्यूशन ले सकते हो, सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हो, जो भी आपको लेना हो। यानी ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। इन दोनों टैंक को अटैच किया गया है बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों जगह खुला हुआ है, जिसे पिस्टन लगा रखा है हमने, यानी यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, पिस्टन, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, पिस्टन है, ठीक है ना। अब दोनों ही पिस्टन के ऊपर लगातार क्या हो रहा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा है, लगातार अप्लाइड है हमारा, क्लियर। तो यहाँ पर आपने देखा, आपको मालूम है कि जब ऑस्मोसिस स्टार्ट होगी, ये ऑस्मोसिस जब होगा तो क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव ऑन करेंगे किसकी तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। क्योंकि अगर बात की जाए कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन जो प्योर सॉल्वेंट का है उसका क्या होगा, लोअर होगा, और जो सॉल्यूशन है उसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी, उसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, हायर होगी। और हमें मालूम है ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है, लोअर टू हायर की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, पास करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर यही होगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू क्या होंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास आउट होंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ, क्लियर है ना। तो अब इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए इन द सेंस कि हम क्या करें, अगर इस पिस्टन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल प्रेशर भी अप्लाइड करना शुरू कर दें। जब एक्सटर्नल अप्लाइड करेंगे प्रेशर, तो प्रेशर करने से क्या होगा, इस सॉल्यूशन के लेवल पर क्या करेगा, एक तरीके से प्रेशर दबाव बनेगा, जिससे क्या होगा, जिससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जगह नहीं मिलेगी अंदर आने के लिए, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आ पाएंगे। यानी हमें एक तरीके से क्या करना है, सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन क्या है, हायर है, यानी हायर कंसंट्रेशन साइड की तरफ हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल प्रेशर यानी एडिशनल प्रेशर क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे। हम अप्लाइड भी लिख देते हैं, अप्लाइड एडिशनल प्रेशर अप्लाइड करेंगे ऑन द हायर साइड। हम क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे। तो अप्लाइड करने से क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगी, ऑस्मोसिस प्रोसेस कब तक करना है अप्लाइड, तब तक करना है जब तक ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो, वो आपकी स्टॉप्ड हो जाए, यानी रुक जाए, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, आपके एक तरीके से स्टॉप्ड हो जाए, क्या हो जाए, स्टॉप्ड हो जाए। जैसे ही मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा सॉल्वेंट का, उसी प्रोसेस का उसी टाइम हम जो जितना प्रेशर हमने अप्लाइड किया हुआ, जितना भी अमाउंट में प्रेशर एडिशनल जो प्रेशर अप्लाइड किया हुआ है, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एक तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने अभी डिफरेंसेस में बताया भी था
एडिशनल प्रेशर वो यही है, वो बताया था क्या, हायर कंसंट्रेशन साइड की तरफ। आप देखिए क्यों किया, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर से इधर जा रहे हैं, तो आप इसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इधर प्रोसेस बढ़ाने से क्या होगा, अगर मैं क्या करता हूँ प्रेशर को बढ़ाता हूँ किस तरफ, एडिशनल प्रेशर अप्लाइड करता हूँ लोअर कंसंट्रेशन साइड की तरफ, तो क्या होगा, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है वो क्या हो जाएगी, वो स्पीड हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करता हूं ऑन द लोअर कंसंट्रेशन साइड तो क्या होगा, स्पीड ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगी, इज विल बी इंक्रीज्ड, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको ऑस्मोसिस को रोकना है तो क्या करना होगा, आपको हायर कंसंट्रेशन साइड की तरफ क्या करना होगा, एडिशनल प्रेशर बनाना होगा, जिससे ऑस्मोसिस ना हो पाए, रुक जाए। उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, ये तो बात होगी हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिराइव करते हैं पाई से। किससे डिराइव करते हैं, पाई से डिराइव करते हैं, ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं पाई। ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो आपने समझ लिया कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जिसको समझ लिया है तो एक बार इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ और डेफिनेशन लिखकर हम बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा किस तरीके से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह वर्क करता है। तो आप इसको वैसे इसी में समझ सकते हैं, थोड़ा डायग्रामली अगर देखा जाए तो देखिए जरा, आपका जो पाई होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए आपका जो पाई है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन की तरफ। किसकी तरफ, कंसंट्रेशन। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ऑस्मोसिस प्रोसेस तब तक काम करती रहेगी जब तक जिस साइड से हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं जिस तरफ, उन दोनों तरफ का जो कंसंट्रेशन कैसा ना हो जाए, बराबर। जैसे ही बराबर हो जाएगा ऑस्मोसिस प्रोसेस ऑटोमेटिक वही स्टॉप हो जाएगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती है। ठीक है ना, अगर कंसंट्रेशन बराबर नहीं है तो ऑस्मोसिस प्रोसेस चलता रहेगा। और आप अगर एक्सटर्नल प्रेशर के यूज के थ्रू क्या करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, उस एक्स्ट्रा प्रेशर को ही बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पाई से। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया है कि अगर मैं यहीं पर क्या कर दूं, यहाँ पर मैं क्या कर दूं, एक और कंटेनर यूज करता हूं, उस कंटेनर को मैंने क्या किया, मैंने डायग्राम छोटा सा बनाता हूं यहाँ पर भी दोबारा से समझाने के लिए। ठीक है ना, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी ये क्या है, SPM है, यहाँ पर C1 कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, C2 दोनों ही हमारे कैसे हैं, सॉल्यूशन है। ये C1 सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऐसे भी लिख देता हूँ मैं, शुगर सॉल्यूशन, ये हमारा क्या है, ये भी शुगर सॉल्यूशन है। ध्यान रखना, ये C1 है या C2 है, हमें मालूम है C1 लेस देन C2, तो क्या होगा, C1 कैसा है, ये है लोअर कंसंट्रेशन, ये कैसा हमारा है, हायर कंसंट्रेशन। ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या है, ब्लॉकेज बना हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक तरीके से खुला हुआ है, यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी अप्लाइड होगा हमारा क्या, प्रेशर ऑफ ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रेशर ऑफ ATM यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड हो रहा होगा। क्लियर है ना। अब मैंने क्या किया कि मुझे मालूम है कंसंट्रेशन किसकी कम है, C1 की, और ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है जिसमें लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जो तरफ होता है उसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, SPM के थ्रू पास आउट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर भी पास आउट होना शुरू हो जाएंगे, लोअर टू हायर की तरफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास आउट होना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर इनकी कंसंट्रेशन लगभग सिमिलर हो, C1 C2 लगभग अप्रोक्स सिमिलर हो, तो क्या होगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑस्मोसिस जाए होगी ही नहीं। यहाँ पर मैं एग्जैक्टली इक्वल ले लेता हूँ, तो क्या होगा, दोनों ही बराबर होंगे, तब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो ऑस्मोसिस ऑटोमेटिक स्टॉप है आपकी, यानी अब इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी ही नहीं। तो जब ऑस्मोसिस होगी ही नहीं तो प्रेशर किस बात का लगाओगे, बात समझ में आ रही है, प्रेशर किस बात का लगाओगे, तो प्रेशर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी प्रेशर डिपेंड करता है उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंस के ऊपर, यानी कि डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन बिटवीन टू सॉल्यूशंस, यानी कि बहुत जो डिफरेंट सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं तो दोनों के बीच में जो कंसंट्रेशन डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मतलब डेल्टा C यानी C2 माइनस C1 कर देता हूँ, अगर मैं C2 बड़ा था इसलिए कर दिया, तो डेल्टा C क्या होगा, डेल्टा C जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका पाई क्या होगा, ज्यादा होगा।
अगर डेल्टा सी जितना ही क्या होगा आपका कम होगा, उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा आपका कम होगा। यानी कि जो पाई है वो एक तरीके से किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन की। अब किस कंसंट्रेशन को मैंने रिप्रेजेंट किया है, मैंने रिप्रेजेंट किया है कंसंट्रेशन हाइयर कंसंट्रेशन के ऊपर। ऐसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में बात करें जिसका सॉल्यूशन कैसा हो, हाइयर हो। यानी एक तरीके से पाई डिपेंड करता है कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर एक तरफ प्योर लेता हूँ, एक तरफ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा, उस पर ही पाई डिपेंड करेगा। अभी हम प्योर सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्योर सॉल्वेंट से हमारा थीम समझ में आता है। अगर हम बात करें तो टू डिफरेंट सॉल्यूशन, तो पाई किसके प्रोपोर्शनल हो गया, पाई प्रोपोर्शनल हो गया डेल्टा सी के। ध्यान रखना, अगर बात करते हैं इन दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की तो बात करते हैं। अगर एक तरफ प्योर सॉल्वेंट और एक तरफ सॉल्यूशन हो, तब ऐसे नॉर्मल केस में क्या होगा, जो हमारा मेन जो केस बनता है उसमें क्या होगा, उसमें जो आपका पाई होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, सी के, यानी कंसंट्रेशन के। बात समझ में आ गई, तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। फिर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन के बारे में बात करने के बाद हम बात करने वाले हैं इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है। जैसे मैंने समझा ही दिया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिपेंड किसके ऊपर करती थी, वो डिपेंड करती थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो तो क्या होगा, कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। मतलब इनडायरेक्टली एक तरीके से देखा जाए, हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई है वो सी के क्या है, प्रोपोर्शनल भी है, और सी के प्रोपोर्शनल है, इसीलिए पाई एक तरीके से क्या होगा, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह वर्क करने लगा। बात समझ में आ रही है, आप इसे नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन के बारे में एंड आगे के फॉर्मूलेज के बारे में, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की फिर डेफिनेशन क्या होगी, द एडिशनल या फिर एक्सेस, दोनों कह सकते हैं, एडिशनल या फिर एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पासेज और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, रोकना है किसको, पासेज, पासवाल या फिर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट को इनटू इट, यानी सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर जाने से क्या करना है, रोकना है, प्रिवेंट करना है। उसमें जो एडिशनल प्रेशर जो नीड होगा, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो किसके थ्रू काम कर रहा होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द एडिशनल और एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पासेज और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है ना। इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं इस केस में बताएं, जैसे कि हमने जो कंटेनर लिए थे, एक में प्योर सॉल्वेंट एक में सॉल्यूशन रखा था, तब बन गया। अगर हम दो डिफरेंट कंसंट्रेशन लेते हैं, है ना, इसमें C1 इधर है, C2 इधर है, C1 इज लेस देन C2 है, ऐसी डेफिनेशन में हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी ऐसे केसेस में, द एडिशनल और एक्सटर्नल एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू डेड साइड या फिर टू हायर कंसंट्रेशन साइड टू प्रिवेंट द पासेज और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू किसमें, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ गई। हम इस तरह से डेफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन वो तब होगी जब इनकेस टू डिफरेंट सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हो। इनकी कंसंट्रेशन कुछ तो है लेकिन डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन प्योर सिस्टम में, जिसमें हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है और एक दूसरी तरफ क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है ना। इस तरह से हम डेफिनेशन बना सकते हैं अपनी। आगे बात करते हैं, हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था वॉन हॉफ, जिसको हम लोग भी आगे फिर पढ़ेंगे। वॉन हॉफ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है, क्योंकि इस लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो वॉन हॉफ ही है, जिसमें हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में बात करने वाले हैं, जो इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन 101% बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है ना, तो उसको समझना है। फिलहाल हमारे साइंटिस्ट वॉन हॉफ थे, उन्होंने 1887 में एक तरीके से एक ऑब्जर्वेशन की थी। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किसने की थी, एबेनॉटल ने की थी, ठीक है ना, एबेनॉलेट ने की थी, जिसमें उन्होंने हमें क्या बताया था, उन्होंने हमें बताया था ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस के बारे में, सबके बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर किसने देखा सबसे पहले, वॉन हॉफ ने देखा था। सबसे पहले वॉन हॉफ ने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात की थी, उन्होंने ऑस्मोसिस प्रोसेस, इन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है ना। सबसे पहले जब उन्होंने देखा तो उन्होंने चीज ऑब्जर्व की, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व किया, वो क्या किया कि अगर हम कोई भी आइडियल सॉल्यूशन लेते हैं,
आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे ना, वैसे ही। तो आइडियल सॉल्यूशन अगर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर हम इसको फिलहाल के लिए इनकी नज़रों में कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए काम करेगा। जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं या फिर जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो एक तरीके से बिहेव करते हैं, बिहेव एज एन आइडियल गैस, आइडियल गैस की तरह ही क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। इन्होंने चीज़ की ऑब्जर्वेशन की, यानी ये चीज़ देखी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, और उन्होंने देखा कि अगर आइडियल सॉल्यूशन या फिर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वो आइडियल गैस की ही तरह बिहेव करेगा। अगर आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करेगा तो ये आइडियल इक्वेशन को भी फॉलो करेगा, यानी आइडियल जो लॉज हमारे हैं, जो गैस की जो लॉज बनाए थे हमने आइडियल गैस के लिए, वो क्या होंगे, उनको भी क्या करेगा, उनको भी अप्लाइड करेगा, यानी उनको भी क्या करेगा, परमिट करेगा, मानेगा, ठीक है ना, अलाउ करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने क्या देखा, जो पाई होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, सी के। और अभी हमने वैसे भी देखा था कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन की, अगर प्योर सॉल्यूशन के कंपेरिजन सॉल्यूशन की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा पाई हमें क्या होगा, लगाना पड़ेगा, क्योंकि उतनी तेज स्पीड में क्या होगा, ऑस्मोसिस हो रही होगी हमारी। तो पाई बढ़ाएंगे तो सी बढ़ेगा, बात समझ में आ रही है, मतलब सी बढ़ाएंगे तो पाई बढ़ेगा। और सी क्या होता है, सी होता है हमारा क्या, सी मानी होती है कंसंट्रेशन। अगर इस प्रोपोर्शन के साइन हटाएंगे तो क्या मिलता है हमें, पाई इक्वल टू सी आर टी। ध्यान रखना, पाई इक्वल टू सी आर टी, वेयर आर एंड टी आर कांस्टेंट। ये क्या हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, इन विच जो हमारा आर है उसे हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। और जो टी है हमारा वो क्या है, टेम्परेचर, यानी एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर बात कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा हमारा। तो पाई किसके प्रोपोर्शनल है, सी के प्रोपोर्शनल है, जिसमें हमने कांस्टेंट हम हटाया तो क्या मिला हमें, आर और टी। और सी क्या है, सी के बारे में बात करें अगर, सी क्या है हमारा, सी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और किसके टर्म में होगा, ये भी होगा मोलरिटी के टर्म्स में। किसके टर्म्स में होगा हमारा, मोलरिटी के टर्म्स में होगा। ध्यान रखना, अभी तक जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन सभी में हमने बात की थी मोलरिटी के बारे में। जो फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी RLVP, उसको भी एक तरीके से हमने देखा था, मोल फ्रैक्शन के ऊपर बात करता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा था। वहाँ से भी हम इसे मोलरिटी से जोड़ सकते थे। हमारे जो बाकी के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ पर भी हमने देखा था कि वहाँ पर भी हमने मोलरिटी लिया था, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर दोनों टेम्परेचर से डिपेंड करते थे। वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या था, टेम्परेचर यूज करना था। इसीलिए हमने उसे क्या लिया था, मोलरिटी के टर्म्स में लिया था। जबकि यहाँ पर हम बात करें टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर हमें मोलरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मोलरिटी से भी कम चल जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे मोलरिटी के टर्म्स में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी मोलरिटी में। अगर मोलरिटी में दी गई है तो हम उसको क्या करेंगे, मोलरिटी में चेंज कर लेंगे, कभी तो जानते ही हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन एज ए मोलरिटी ही रहेगी हमेशा, ध्यान रखना। जबकि उधर हमारी क्या थी, तीनों बाकी तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में मोलरिटी एज ए कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। मेनली दो ही हमने पढ़ी थी, बिहेव एज एन आइडियल, ये भी बात हमारी हो गई क्लियर। तो ये हमारे जो वांट ऑफ द 1886 में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था तो हमने देख लिया। पाई इक्वल टू क्या मिला, CRT, बात समझ में आ गई। वेयर पाई हमारा क्या है, पाई एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि पाई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, सी के। और सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और पाई सी के प्रोपोर्शनल है। और सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू होता है N/V, N ऑफ सॉल्यूट। और नंबर ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम हमारा फिक्स कर दिया जाए तो सी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, N सॉल्यूट के, जो क्या हमारा पाई। और एक तरीके से पाई इनडायरेक्टली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर गया। और हमारी पाई क्या है, यही इसीलिए तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि पाई क्या है, किसके प्रोपोर्शनल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम कहते हैं क्या, कि देयरफॉर पाई इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ध्यान रखना, पाई इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से हमारी लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होती है। लेकिन अभी ये टॉपिक कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं हुआ, अभी इसमें काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, ठीक है ना। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें बाकी। अभी हम इसमें एक काम और करेंगे, हम यहाँ पर मोलर मास और निकालेंगे।
क्या निकालेंगे, मोलर मास। सी की वैल्यू पुट करेंगे n/v से और वहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, आप इसे नोट कीजिए तब तक। चलिए तो बात करते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी मैंने क्वेश्चन क्या बनाई थी, पाई इक्वल टू CRT। ठीक है ना, वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, वी नो डेट जो C होता है वो किसके इक्वल होता है, n/v के, और n हमारा क्या होता है, सॉल्यूट के बारे में। यहाँ पर जो C होगा n ऑफ सॉल्यूट अपॉन v, जो हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा कंसिडरेशन क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन v लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर, तो क्या होगा, पाई इक्वल टू n/v/RT। क्लियर, n किसका है, सॉल्यूट का है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, W ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि जनरली हमने अभी तक जितने केसेस में हमने A और B सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें A को हमेशा सॉल्वेंट लिया था और B को सॉल्यूट। तो हम इसको हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि इसको और करके लिख देंगे WB/MB। ठीक है ना, बात समझते हैं। तो ये हो गया, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB/MB इंटू RT/V। तो यहाँ से हमारा जो MB कैलकुलेट हुआ वो क्या हुआ, यहाँ से जो हमारा MB कैलकुलेट हुआ वो हुआ WB इंटू RT, R क्या इंटू भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, R इंटू टी अपॉन इधर पाई इंटू V। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, मोलर मास कैलकुलेट हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई आपके। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मोलर मास भी यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर भी क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। आपको हो सकता है CRT गिवन हो, पाई पूछा जाए, या फिर पाई RT गिवन हो, C पूछी जाए, या फिर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सब कुछ गिवन है, कंसंट्रेशन में आपको क्या दिया गया, आपसे W भी पूछ लिया गया, यहाँ पर W भी पूछा जा सकता है, MB पूछा जा सकता है, पाई पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्ट C पूछा जा सकता है। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर साथ में हम बात करते हैं कंडीशन के बारे में कि ऑस्मोटिक प्रेशर को, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर अगर निकालना है या फिर इसकी जो न्यूमेरिकल्स होती हैं, यानी हमारा जो ऑस्मोटिक प्रोसेस होता है वो किस टाइप के सॉल्यूशंस के ऊपर वर्क करता है, उनकी कंडीशंस क्या हैं, इसको भी नोट करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए तो बात करते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कंडीशंस ऑफ गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास। यानी कि अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर वाले टॉपिक पे जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें अगर मोलर मास को एक्यूरेटली हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसे हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। सबसे पहली कंडीशन जो अभी तक हम अपने पूरी की पूरी क्वालिटेटिव यानी सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में नोट करते आए हैं, क्या कि द सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वॉलेटाइल, मस्ट बी नॉन वॉलेटाइल। इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है कि आपका सॉल्यूट हमेशा कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल नेचर का होगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए आपका, द सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड, मतलब इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन should not be more than 5%। अगर 5% से ज़्यादा है तो उस केसेस में हम उस सॉल्यूशन को क्या मानेंगे, डाइल्यूट नहीं मानेंगे। ठीक है ना, डाइल्यूट कब तक होगा, 5% या फिर 5% से कम। बात समझ में आ रही है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो है द सॉल्यूट कैन नॉट अंडरगो, या फिर कैन अंडरगो, सही है ऐसे, तो कैन नॉट अंडरगो आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। आप
एक बात ध्यान रखिए, जो मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के उसके रिस्पेक्ट में नहीं, चारों ही RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, इन चारों ही प्रॉपर्टीज में जो हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, अगर उसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी हो, उन सभी के लिए हमारे ये कंडीशन अप्लाइड है। ध्यान रखना, अगर मोलर मास को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक्यूरेट वैल्यू के साथ, तो हमें क्या करना होगा, इन कंडीशंस को फॉलो करना होगा। फर्स्ट, हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। सेकेंड, जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूटेड होगा, इट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन 5% से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम या फिर बराबर हो सकती है। एंड थर्ड, जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूशन के अंदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन शो नहीं करेगा। मतलब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो होंगे, जैसे ए मॉलिक्यूल हमारा है और ए एक और है, तो ए मिलकर क्या होंगी, आपस में A2 ना बनाएं। ध्यान रखें, ऐसा फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो सॉल्यूट के वही बने रहें, वो कम या फिर ज़्यादा ना हो, एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना हो। ऐसा नहीं हो हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और वो ब्रेक हो जाए आयंस में। अगर ब्रेक हो जाता है आयंस में तो भी गलत है। अगर वो मोनो और पॉलीमर में चेंज हो गया डालने के बाद तो क्या होगा, तो उस केसेस में हम यहाँ पर मोलर मास एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये कंडीशंस अपनी ध्यान रखना, ठीक है। आप इसको नोट करिए और फिर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर्स, जिसे हम लोग बेर्कले एंड हेडलाइज मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसको समझेंगे, इन्होंने किस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाया, हमें क्लियर किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। ये भी समझेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड पॉइंट जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, जो होता है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, लाइक हेमोलिसिस क्या होता है या फिर प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, जो हमारी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। हम इसके बारे में बात करेंगे। अगली बात हमारी जो कि एक नंबर के टॉपिक्स होते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जो ये टॉपिक होगा यहाँ से कंफर्म आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है सबसे ज़्यादा, इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है ना, और कैसे वर्क करता है। तो इन टॉपिक्स को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ही हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर भी क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। कुल मिलाकर ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर हम इनके न्यूमेरिकल भी लगाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? तो ये हमारे टॉपिक्स हो गए जो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तब तक आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से मैंने राउट्स लो यानी कि जो वेपर प्रेशर के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको भेज दिए हैं। आज की वीडियो, ठीक है ना, जो मैंने पढ़ाया है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, उससे पहले जितनी भी तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन तीनों के भी हमें न्यूमेरिकल की शीट आपको आज भेज दूंगा शाम तक, ठीक है ना। तब तक के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से इन वीडियोस को देखिए। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो इसको आप दोबारा से देखिए, ठीक है ना। अगर किसी भी टॉपिक में आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होती है तो मैंने आपको जैसा बताया पहले कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी आपका रिप्लाई दूँ, ठीक है ना, और आपके जल्द से जल्द क्वेरीज को भी क्या कर सकूँ, सॉल्व कर सकूँ, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।